हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 21 का पार्ट 2 देखने वाले हैं। ये लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का, जो क्रेडिट डिलीवरी एंड स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग का है। एबीएम एडवांस बैंक मैनेजमेंट जो सीआईबी का पेपर है, उसमें से मॉड्यूल सी हम लोग पढ़ रहे हैं। उसका चैप्टर नंबर 21 का है ये, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ तक 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिया था कि व्हाट इज क्रेडिट डिलीवरी, डॉक्यूमेंटेशन, थर्ड पार्टी गारंटी, चार्जेज ओवर सिक्योरिटी, यहाँ तक देखा था। आज जो हम बात करने वाले हैं, ये नेक्स्ट आपके जो 3 टॉपिक है, डिसबर्समेंट ऑफ लोन्स, लेंडिंग अंडर कंसोर्टियम, मल्टीपल एंड सिंडिकेशन अरेंजमेंट, एसटीपी और क्रेडिट अंडरराइटिंग इंजन्स, ये टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह से आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं डिसबर्समेंट ऑफ लोन। देखिए, जब आपने ओवरव्यू ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट पढ़ा था, उसमें से चैप्टर नंबर 17 जो आपका है मॉड्यूल सी का, उसमें से ओवरव्यू देखा था आपने किस चीज का, कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं डिलीवरी सिस्टम, वो क्या है। कंपोनेंट ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट में से डिलीवरी सिस्टम में क्या हम लोग देखते हैं कि जो डॉक्यूमेंटेशन करवाया जाता है और जो डिसबर्समेंट करवाया जाता है लोन्स अमाउंट का, ठीक है, ये पार्ट को हम देखते हैं किसमें, क्रेडिट डिलीवरी में देखते हैं, ठीक है। उसमें से सबसे पहले हम देखेंगे वर्किंग कैपिटल लोन्स का किस प्रकार से डिसबर्समेंट किया जाता है, इसका क्या प्रोसेस है। देखिए, वर्किंग कैपिटल लोन्स के बारे में हमने वर्किंग कैपिटल फाइनेंस जो आपके चैप्टर है उसमें डिटेल में हमने पढ़ा था। डिसबर्समेंट का पार्ट यहाँ पे हम देखने वाले हैं, ठीक है। In case of sole banking, the bank providing working capital limit mainly opens a cash credit account of a borrower and all her financial transaction should be routed through this account. क्या होता है कि जनरली जो वर्किंग कैपिटल की हम बात करते हैं, उसमें से कैश क्रेडिट अकाउंट को ओपन किया जाता है, ठीक है। देखिए, कैश क्रेडिट अकाउंट की बात करिए, ओवरड्राफ्ट की बात करिए, बिल परचेज, बिल डिस्काउंटिंग, प्री शिपमेंट, पोस्ट शिपमेंट, ये सारे जो पार्ट हैं ये वर्किंग कैपिटल के अंदर आते हैं। वर्किंग कैपिटल के अंदर क्यों? क्योंकि वर्किंग कैपिटल के तहत हम लोग बिजनेस में जो डे टू डे जो एक्सपेंडिचर होते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, उसके लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं फिनेंसिंग, है ना। तो ये सब जो होते हैं, जैसे आपका प्री शिपमेंट, पोस्ट शिपमेंट, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, ये डे टू डे खर्चे चलाने के लिए ही अकाउंट ओपन किए जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वर्किंग कैपिटल लोन्स में से जो सबसे पॉपुलर होता है वो कैश क्रेडिट अकाउंट खोला जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? विदाउट बैंक परमिशन नो अकाउंट कैन बी ओपनड विद एनी अदर बैंक। किसी एक जगह यदि सीसी अकाउंट चल रहा है किसी बोरोवर का, तो दूसरे जगह बिना बैंक के परमिशन का वो नहीं खोल सकता है। बैंक गिव्स परमिशन टू ओपन करेंट अकाउंट विद अदर बैंक ओनली इफ दे आर कन्विंस्ड अबाउट इट्स नेसेसिटी। जब जरूरत हो और बैंक को लगे ऐसा, तभी वैसा एक्सेप्शनल केसेस में बैंक अलाउ कर सकता है कि आप चला सकते हैं, अदरवाइज नहीं। In such cases, periodic statement of that account are obtained to keep a tab on the transactions. जो स्टेटमेंट, पीरियोडिक स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता है इसके लिए, जब वर्किंग कैपिटल दिया जाता है कैश क्रेडिट के केस में, पीरियोडिक स्टेटमेंट सबमिट किया जाता है। जनरली ये मंथली बेसिस पे होता है। इससे ये पता चलता है कि जो बिजनेस चल रहा है वो किस प्रकार के स्टॉक अभी मेंटेन कर रहे हैं, कैसा उसका असेट है, लायबिलिटी, जो करंट एसेट करंट लायबिलिटी की बात करते हैं उसका किस प्रकार से पोजीशन है, ठीक है। क्योंकि वर्किंग कैपिटल लिमिट जो दिया जाता है वो आपका करेंट जो असेट और लायबिलिटी है इसे मेंटेन करने के लिए ही दिया जाता है, ठीक है। Disbursal of entire working capital limit by way of cash credit gives wide flexibility to the borrower in her working capital management. बोरोवर की बात यदि करें तो वर्किंग कैपिटल जो होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मैनेज करने के लिए। क्या मैनेज करने के लिए? कि वर्किंग कैपिटल को, है ना, मैनेज करने के लिए जो डे टू डे उसका बिजनेस में जो खर्च होते हैं उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बट इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम्स ऑफ फंड्स मैनेजमेंट फॉर बैंक एज देयर कुड बी वाइड फ्लक्चुएशंस इन द यूटिलाइजेशन ऑफ द लिमिट। बैंक की बात करें तो बैंक के लिए ये प्रॉब्लम होता है। और प्रॉब्लम कब होता है कि मान लीजिए कि आपने 10 लाख का सैंक्शन किया हुआ है लिमिट को, ठीक है, 10 लाख का लिमिट को सैंक्शन किया हुआ है, बैंक द्वारा किया गया है। अब बोरोवर क्या करता है, इसमें से मात्र वो
50,000 रुपया निकालता है या तो नहीं निकालता है। तो क्या है कि बैंक तो 10 लाख का जो लिमिट सैंक्शन किया है, इस लिमिट को तो बैंक यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जब भी चाहे बोरोवर इसे क्या कर सकता है, यूज कर सकता है ना। तो बैंक के लिए क्या हुआ, ये फंड ब्लॉक हो गया। अब इस पे नहीं बैंक को इंटरेस्ट मिल रहा है, क्योंकि बोरोवर ने तो इसको यूज नहीं किया। जितना यूज करेगा जिस पार्ट को, उसी का इंटरेस्ट बैंक को वो पे करेगा। तो यहाँ पे फंड्स ब्लॉक हो गया इसके लिए, ये इन्वेस्ट नहीं कर सकता है ना, और इस पे इंटरेस्ट भी इसे नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से बैंक के लिए प्रॉब्लम भी होता है, ये इतना फंड उसे मेंटेन करना पड़ता है। समझ में आ रहा है। लेकिन वही यदि बोरोवर की बात करें तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है कि उसे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, जब चाहे वो निकालता है फंड्स को, नहीं जब जरूरत होती है तो उस फंड्स को नहीं निकालता है, एक बार सैंक्शन हो जाता है लिमिट उसका। समझ में आ रही है बात। वर्किंग कैपिटल लिमिट्स आर डिस्बर्स्ड एज कैश क्रेडिट। जो वर्किंग कैपिटल है, देखिए वर्किंग कैपिटल को कभी भी आप कैश क्रेडिट मत समझिए, क्योंकि वर्किंग कैपिटल के अंदर ही कैश क्रेडिट आता है। वर्किंग कैपिटल क्या है, ये फैसिलिटी है। वर्किंग कैपिटल लिमिट जो, जिस तरह से टर्म लोन होता है, तो टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल दो पार्ट में आप बांटते हैं लोन को। तो टर्म लोन में क्या होता है कि एक लंबे समय के लिए दिया जाता है, जिसमें रिपेमेंट होता है ना, रिपेमेंट उसका किया जाता है लोन्स का। लेकिन वर्किंग कैपिटल में क्या होता है कि एक बार लिमिट सेट किया जाता है, उसके बीच में क्या करता है बोरोवर, उसे जितना यूज करता है उस पार्ट का इंटरेस्ट वो पे करता है। ये डिफरेंस होता है टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल में। तो वर्किंग कैपिटल में से ही कैश क्रेडिट फैसिलिटी दी जाती है, जो स्टॉक्स वगैरह के अगेंस्ट में दिया जाता है। ठीक है। ओवरड्राफ्ट भी होता है, ये भी वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल लोन है। बिल्स परचेज और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, ये भी वर्किंग कैपिटल की ही फैसिलिटी है। प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट लिमिट्स, ये भी वर्किंग कैपिटल की लिमिट है। तो क्वेश्चन आपको यहां से भी रह सकता है कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, ठीक है, या बिल्स परचेज, ये किस प्रकार के लोन के प्रकार हैं, टर्म लोन है या वर्किंग कैपिटल लिमिट है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल। समझ लेते हैं कि होता क्या है, कि बिल परचेज में क्या होता है और बिल डिस्काउंटिंग में क्या होता है। फ्रेंड समझिए, जब भी बिल्स आता है बैंक के पास, बिल्स मींस बिल ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहा हूं, जब बिल्स आता है, यदि वो डिमांड बिल होता है, डिमांड बिल जिसे साइट बिल भी कहते हैं, उसका मतलब ये होता है कि जैसे कभी भी उस बिल का डिमांड किया जा सकता है ना। तो वैसे केस में उस बिल को बिल परचेज किया जाता है, बैंक के द्वारा परचेज किया जाता है, और जो पार्टी होती है उसे पैसा तुरंत दे दिया जाता है बोरोवर को। और बैंक क्या करता है कि जो बिल के अमाउंट है उसमें, उस बिल के अमाउंट को जो बायर है, ठीक है, उससे वसूली किया जाता है बाद में। ठीक है, उसके लिए बैंक क्या करता है, कमीशन उसका चार्ज करता है। लेकिन डिस्काउंटिंग की बात करें, बिल डिस्काउंटिंग की, इसमें क्या होता है, ये डिमांड नहीं होकर के ये क्या होता है, आपका यूजांस बिल्स होता है। यूजांस बिल में क्या होता है, एक फिक्स टाइमिंग दी होती है कि इतने दिनों के बाद ही उसका पेमेंट होगा। ठीक है, तो वैसे केस में डिस्काउंटिंग होता है, उस बिल का डिस्काउंटिंग होता है। ठीक है, दोनों टर्म अलग अलग है। जब आपका डिमांड बिल होता है तो उस केस में परचेज किया जाता है बिल्स को, और जब यूजांस बिल होता है, जब टाइम कुछ रहता है उसमें मेंशन, तो वैसे केस में डिस्काउंटिंग होता है बिल का। प्री शिपमेंट अरेंजमेंट क्या होता है कि जो प्रोडक्शन किया जा रहा है, ठीक है, तो उसके शिपमेंट से पहले मीन्स सामान को एक्सपोर्ट करने से पहले जो होता है प्रोसेस, उसके लिए जो खर्च बियर करना पड़ता है, ठीक है, जो सेलर हैं उसे इसके लिए क्रेडिट बैंक से लेता है, वो जिसे बोला जाता है क्या, प्री शिपमेंट क्रेडिट, प्री शिपमेंट लिमिट। उसके लिए भी क्या किया जाता है, एक लिमिट फिक्स किया जाता है कि इतने पार्ट तक आपको प्री शिपमेंट मिलता है, और उसके लिए वो क्या करता है, उसे यूज करता है, जिसे हम लोग वर्किंग कैपिटल लिमिट्स कहते हैं। दूसरा आपका है पोस्ट शिपमेंट। पोस्ट शिपमेंट मतलब क्या है कि शिपमेंट के बाद के जो खर्चे होते हैं उसके लिए जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है उसे बोला जाता है पोस्ट शिपमेंट। और ये सारे किसके पार्ट हैं, वर्किंग कैपिटल लिमिट के पार्ट हैं। समझ में आ गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और समझते हैं इसी में से जो वर्किंग कैपिटल हम लोग पढ़ रहे हैं, डिसबर्समेंट पढ़ रहे हैं उसका, उसमें से हम लोग देखते हैं ड्रॉइंग पावर, है ना। क्योंकि यदि आप किसी बोरोवर को सैंक्शन कर रहे हैं, क्या सैंक्शन कर रहे हैं, सैंक्शन कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल लिमिट, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल लिमिट आपने 10 लाख का सैंक्शन कर दिया, लेकिन उसे जरूरी नहीं है कि 10 लाख रुपया आप निकालने देंगे। ये डिपेंड करता है
कि वो कितने का स्टॉक अपने पास रखा हुआ है, उसके आधार पे हम सेट करते हैं, और बाकी चीज भी देखते हैं हम लोग, अभी बताते हैं। उसके आधार पे हम लोग सेट करते हैं कि ये 10 लाख जो एक बार में इसके लिमिट को सैंक्शन किया गया है, उसमें से कितने पार्ट को वो निकाल सकता है। ठीक है, उसे ही बोला जाता है ड्रॉइंग पावर्स। क्या बोला जाता है? ड्रॉइंग पावर, कितना ड्रॉ कर सकता है वो। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जो ड्रॉ करेगा, जो सैंक्शन लिमिट है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। या तो जो सैंक्शन लिमिट है उतना होगा या उससे कम होगा, क्योंकि मैक्सिमम की लिमिट फिक्स की होती है। अब उसके अंदर ही निकाल सकता है या जितना सैंक्शन किया हुआ उतना निकाल सकता है। ये डिपेंड करता है कि उसके पास स्टॉक्स या डेटर्स जो भी है उसकी लिमिट कितनी है, उसके पास कितना उसका स्टॉक है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को देखा जाता है ड्रॉइंग पावर्स निकालते समय। अभी हम ड्रॉइंग पावर्स को निकाल के देखेंगे भी, कैलकुलेट करके। ठीक है, समझ में आ गया? तो वही कह रहा है कि ड्रॉइंग पावर डीपी इज विद इन द सैंक्शनड वर्किंग कैपिटल लोन। जो सैंक्शन किया जाता है उसके अंदर ही होता है डीपी, ड्रॉइंग पावर। डीपी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी वैल्यूज लेस मार्जिन। सिक्योरिटी का वैल्यू कितना है उसका टोटल, उसमें से मार्जिन, मार्जिन के मतलब हो गया कि बोरोवर को भी इसमें कुछ पार्ट को, बोरोवर का भी इसमें कंट्रीब्यूशन होता है, पूरे पार्ट को नहीं निकाल सकता है जितना भी उसका सिक्योरिटी है वैल्यू। तो उस जो पार्ट को बोरोवर के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है उसे मार्जिन बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें मार्जिन को लेस करके उसका जो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है वही डीपी कैलकुलेट होता है। ठीक है, सिक्योरिटी वैल्यू लाइक, जैसे सिक्योरिटी में क्या क्या हो गया, स्टॉक स्टेटमेंट की बात करें, बुक डेट, बुक डेट्स मीन जो उसका डेटर है, किसका डेटर, बोरोवर का डेटर, जिससे उन्होंने उधार पे दिया है कोई चीज। ठीक है, तो वो उसका डेटर्स होता है जिसे हम लोग बुक डेट्स कहते हैं। तो स्टॉक स्टेटमेंट, कितना स्टॉक है उसके पास। ठीक है, बुक डेट्स कितना है, कितना दूसरों को उधारियां दिया हुआ है उन्होंने। तो ये क्या कहलाता है, ये सिक्योरिटी है उसके लिए, और उसी के आधार पे डिपेंड करता है कि कितना उसका ड्राइंग पावर होगा। समझ में आ रहा है? ऑब्टेन्ड पीरियोडिकली, है ना, मंथली बेसिस पे उसे क्या करना पड़ता है, बैंक में बताना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है स्टेटमेंट। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, डीपी इज फिक्स्ड आफ्टर टेकिंग सुटेबल मार्जिन ऑन स्टॉक एंड बुक डेट्स आर एंड रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स। इसका क्या मतलब है? वही है कि डीपी कैसे निकाला जाता है वो बताया जा रहा है कि डीपी जो निकाला जाएगा, अभी बताया मैंने कि जो स्टॉक मेंटेन कर रहा है उसके आधार पे, बुक डेट मेंटेन कर रहा है उसके आधार पे, उसमें मार्जिन को लेस करके हम लोग उसका डीपी निकालते हैं। यहां पे एक टर्म और आया कि सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर्स कहने का मतलब हो गया कि उसके कर्जदार जो हैं, मीन्स वो जो कर्जदार है किसी और के, कहने का मतलब कहीं और से उन्होंने जब गुड्स को परचेज किया है क्रेडिट पे, लेकिन अभी पे नहीं किया है वहां पे अमाउंट, तो वैसे केस में वो सन्ड्री क्रेडिटर उसका होता है। तो सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब ये लायबिलिटी का पार्ट बनता है। तो जो स्टॉक मेंटेन किया या बुक डेट्स मेंटेन किया, तो सबसे पहले इस पार्ट को माइनस किया जाएगा। क्यों माइनस किया जाएगा? क्योंकि ये पार्ट तो अभी पे करना है, उसे उसे अभी देना है। तो इस वजह से जो उसका स्टॉक है, जो असेट है, उसमें से पहले इस लायबिलिटी को माइनस करना पड़ेगा, फिर हम लोग निकालेंगे ड्रॉइंग पावर उसका। अभी आगे समझेंगे बेटर ढंग से इसे। इन केस ऑफ लार्ज अकाउंट, जब बड़े अकाउंट की बात करें वर्किंग कैपिटल की, फ्रॉम बैंकिंग इंडस्ट्री, पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में यदि किसी बोरोवर का 150 करोड़ या इससे ज्यादा का फैसिलिटी लिया हुआ है, तो बैंक कैन डिसबर्स अ पार्ट ऑफ लोन्स विद फिक्स्ड मैच्योरिटी वर्किंग कैपिटल लोन्स। दो पार्ट में इसे देगा, एक पार्ट उसे फिक्स्ड मैच्योरिटी वर्किंग कैपिटल का होगा। ये डिटेल में नेक्स्ट के चैप्टर, आगे के चैप्टर में, किस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब हम जो देखेंगे वो मेन पार्ट, यहां पे आप समझिए इसका कि किस प्रकार से ड्राइंग पावर को निकाला जाता है, क्योंकि क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है आपका। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना और बहुत आसान है। यहां क्या कह रहा है कि सैंक्शन लिमिट दिया हुआ 50 लाख का, कहने का मतलब किसी बोरोवर का जो सैंक्शन लिमिट है वो 50 लाख है, 50 लाख का उसका सैंक्शन हुआ है लोन, उसके अंदर वो निकाल सकता है लिमिट। वो डिपेंड करेगा ड्राइंग पावर कितना है, तो वही तो निकालना है कि ड्राइंग पावर कितना बनेगा इसका। तो 50 लाख का यदि उसका लिमिट सेट किया गया है वर्किंग कैपिटल का, यदि सीसी के फॉर्म में कहें, सीसी फॉर्म में दिया गया उसे, मार्जिन ऑन बुक डेट्स, मैंने बताया था ना कि मार्जिन उसे रखना पड़ता है, चाहे स्टॉक की बात करें चाहे बुक डेट्स की बात करें। टोटल तो उसे मिलता नहीं है, जो भी वो सबमिट करेगा स्टेटमेंट, उसमें से कुछ पार्ट उसको मार्जिन के रूप में खुद ही बोरोवर को देना पड़ता है।
30% बोल रहा है कि बुक डेट के केस में जो भी बुक डेट सबमिट करेगा वो स्टेटमेंट, उसमें 30% मार्जिन रखना है ना। इसका मतलब बैंक देगा 70% और 30% बोरोवर का रहेगा। मार्जिन ऑन स्टॉक, स्टॉक की बात करें तो उसमें 25% का मार्जिन रखना है। वैल्यू ऑफ बुक डेट्स, अब देखिए बुक डेट्स, यहां पे बुक डेट का मार्जिन दिया हुआ है, लेकिन बुक डेट का वैल्यू जो है, जो सबमिट किया उन्होंने स्टेटमेंट, जो उसके डेटर्स हैं जिससे पैसा वसूली करना है उसे, वो 30 लाख का है। ठीक है, तो ये क्या है, इसके लिए असेट है, तो 30 लाख का है, लेकिन मार्जिन 30% है। तो इसका मतलब है कि 30 लाख है, उसमें से 30% बोरोवर को ही कंट्रीब्यूट करना है, 70% बैंक देगा उसका। स्टॉक की बात करें तो स्टॉक 40 लाख का है, और स्टॉक का जो मार्जिन है 25 लाख का, यहां देखा ना 25% का है, और स्टॉक का वैल्यू 40 लाख का है। क्रेडिटर ऑफ द बोरोवर इज 10 लाख, देन डीपी क्या होगा ये निकालना है आपको। तो क्रेडिटर कितना है, 10 लाख का है, इसका मतलब उधारियां उसके पास अभी 10 लाख का है। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे अच्छे ढंग से। अब क्या कैसे निकालेंगे, तो चूंकि देखिए क्रेडिटर जो होता है, सिंस क्रेडिटर इज 10 लाख, ठीक है, 10 लाख का क्रेडिटर है, सो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, जिसे अब स्टॉक यहां पे कहते हैं, जो सिक्योरिटी है वो स्टॉक के फॉर्म में है, तो यहां पे स्टॉक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 लाख माइनस 10 लाख इज इक्वल टू 30 लाख। ये क्या है, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी निकला। ये क्यों इसमें 10 लाख को माइनस किया गया है, क्योंकि ये देनदारियां है उसकी, क्रेडिटर्स को अभी पे करना है, इसलिए हमें जो देखना होता है वो असेट पार्ट का सिर्फ देखना होता है, इसलिए इसे हम माइनस करेंगे। अब मार्जिन जब हम लेंगे स्टॉक पे तो वो कितना है, 25%, इसका मतलब ये तो 30 लाख निकला है, इसका जब हम 25% निकालेंगे तो आपका निकलेगा 7.50, ये मार्जिन निकला। तो जब मार्जिन इतना निकला, इसका मतलब है कि डीपी इन केस ऑफ सिक्योरिटी जो बनेगा, सिक्योरिटी का जो डीपी हम इसमें निकालेंगे स्टॉक का, स्टॉक की बात कर रहे हैं यहाँ, बुक डेट की नहीं, तो 30 टोटल कितना है, 30 लाख, उसमें से 7.50 माइनस करेंगे तो आपका 22.50 ये निकला, डीपी निकल गया। लेकिन ये डीपी किसका निकला है, स्टॉक का निकला है। सिक्योरिटी के केस में जो स्टॉक दिया गया है उसका निकला है डीपी, अभी बुक डेट्स का बाकी है, क्योंकि बुक डेट्स भी तो उसका सिक्योरिटी का पार्ट बनेगा ना, क्योंकि वो भी तो असेट का ही पार्ट है उसका। तो डेटर्स की बात करें तो 30 लाख का है, और इसमें मार्जिन जो उसे पे करना है खुद से वो 9 लाख का है। इसका मतलब बुक डेट्स के केस में यदि हम बात करें कि कितना डीपी बनेगा, तो 30 लाख ये जो था टोटल वैल्यू, उसमें से मार्जिन को माइनस करेंगे तो 21 लाख का डीपी बन जाएगा, किसमें, बुक डेट्स के केस में। तो टोटल डीपी कितना होगा, ये जो निकला स्टॉक के केस में 22.50, और बुक डेट के केस में 21 लाख का। ठीक है, ये आपका, ये भी आपका लाख में ही है ना। तो टोटल डीपी फॉर द बोरोवर के लिए कितना हो जाएगा, 22.50 प्लस 21 इज इक्वल टू 43.50 लाख, ये डीपी बना। इसका मतलब क्या है कि उसका लोन जो सैंक्शन किया हुआ है, लोन 50 लाख का है, लेकिन ड्राइंग पावर्स 43.5 लाख का है। क्यों, क्योंकि प्रेजेंटली जो उसका स्टॉक स्टेटमेंट कह रहा है उसके अनुसार से उसका यही वैल्यू बन रहा है। ठीक है, तो क्या है कि इसमें 43.50 तक ही निकाल सकता है वो पैसा, चाहे उसका 50 लाख का सैंक्शन क्यों ना हो। लेकिन यही है, यदि इसमें अभी वो स्टॉक वगैरह, बुक डेट्स वगैरह सारा मिला करके 53 लाख उसका बनता डीपी, तो डीपी 53 लाख बनता, लेकिन मैक्सिमम वो 50 से ज्यादा नहीं निकाल सकता है, क्योंकि मैंने बताया था ना कि जो सैंक्शन लिमिट होता है और डीपी होता है, उसमें जो कम होगा वही पार्ट निकलेगा। देखिए यहां लिखा हुआ है कि डीपी फॉर सिक्योरिटी, है ना, सिक्योरिटी के लिए जो डीपी निकाले, सिक्योरिटी वैल्यू, है ना, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी और सैंक्शन लिमिट, विच एवर इज लोअर विल बी ड्रॉइंग पावर। ठीक है, जो सिक्योरिटी का वैल्यू है या जो सैंक्शन किया हुआ लिमिट है, उसमें से जो कम होगा वही उसका ड्रॉइंग पावर होगा। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां से क्वेश्चन आ सकता है एक ड्रॉइंग पावर निकालने के लिए। देखिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं, डिसबर्समेंट ऑफ टर्म लोन। एक्चुअली ये नेक्स्ट टॉपिक नहीं है, डिसबर्समेंट में ही से है, लेकिन टर्म लोन का है। इससे पहले हम लोग अभी देखा हमने क्या कि वर्किंग कैपिटल का, यहां पे टर्म लोन का देखते हैं कि डिसबर्समेंट किस प्रकार से किया जाता है। तो इफ द टर्म लोन इज टू बी डिसबर्स्ड इन वन गो, डिसबर्स, देखिए टर्म लोन में डिसबर्स कैसे किया जाता है, या तो आप एक बार में पेमेंट करेंगे वन टाइम,
या तो एक से ज्यादा बार में पेमेंट कर सकते हैं, सॉरी डिसबर्स कर सकते हैं लोन का। ये डिपेंड करता है कि जिस लिए आप दे रहे हैं टर्म लोन वो किस प्रकार का है, क्या नेचर है, जो वर्क है वो क्या नेचर है, क्या वो कंस्ट्रक्शन के लिए लिया गया है, प्रोजेक्ट के लिए लिया गया है, या प्लांट एंड मशीनरी परचेज के लिए लिया गया है ना। तो इस पे डिपेंड करता है कि कितनी बार उसे डिसबर्स आप करेंगे। समझ में आ रहा है? परचेज ऑफ मशीनरी ready house, the borrower is asked to deposit her margin with the bank. Her loan account is debited by the amount of the loan and the entire amount to be paid to the buyer is remitted to her by the bank. देखिए, यदि एक बार में मशीनरी उन्हें परचेज किया, रेडी हाउस है परचेज किया, घर परचेज किया है, तो इसका मतलब क्या है, एक ही बार उसे देना पड़ रहा है जो टर्म जो लोन इशू करवाया है उन्होंने। ठीक है, तो वैसे केस में बोरोवर को भी मार्जिन एक बार देना पड़ता है और बैंक भी डिसबर्समेंट उसका एक बार में करेगा। समझ में आ रहा है? इफ एनी अमाउंट हैज ऑलरेडी बीन पेड टू द बायर by the customer, satisfactory proof like details of bank account etc of this payment is obtained and this is considered to be a part of her contribution margin. यदि बोरोवर ने पहले से ही पेमेंट कर दिया है, मान लीजिए घर खरीद रहा है, पहले से खुद से पेमेंट किया है, तो उस पेमेंट को कंसीडर कर लिया जाएगा मार्जिन के रूप में। ठीक है ना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जिस समय बैंक उसे दे रहा है उसी समय वो मार्जिन लगाए। यदि पहले से उन्होंने लगाया हुआ है, उसमें पैसा इन्वेस्ट किया है, तो उसको वो दिखा सकता है मार्जिन के रूप में, लेकिन उसका प्रूफ देना पड़ेगा कि वो वहां पे एक्चुअली में पेमेंट किया है, तो उसे बैंक स्टेटमेंट या प्रूफ उसका जो रिसीट है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा बैंक। ठीक है, इन एक्सेप्शनल केसेस like personal loan or consumption loan, the amount may be credited to the account of the customer with the bank. ठीक है, कुछ केसेस है जहां पे मार्जिन जो उसका है डायरेक्ट उसके अकाउंट में डाला जाता है, मार्जिन उसे पे नहीं करना पड़ता है। बात समझ में आ गया? इन केस वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट, यदि प्रोजेक्ट की बात करें, इज स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय तक चलता है प्रोजेक्ट, द डिसबर्समेंट इज नॉर्मली रिलेटेड टू द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट। जो डिसबर्समेंट किया जाएगा लोन का वो एक बार नहीं किया जाएगा, जैसे जैसे प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस होगा, जैसे जैसे आगे काम बढ़ेगा उसके आधार पर डिसबर्समेंट बार बार उसमें किया जाएगा। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि प्रमोटर्स ब्रिंग देयर एंटायर कंट्रीब्यूशंस अपफ्रंट बिफोर द बैंक स्टार्ट्स डिसबर्समेंट्स इट्स कमिटमेंट। ठीक है, इसका देखिए, जो प्रोजेक्ट लोन होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन होता है, उसमें क्या होता है कि प्रमोटर्स का भी कंट्रीब्यूशंस होता है। ठीक है, तो प्रमोटर्स का जो कंट्रीब्यूशंस होता है, तो उस कंट्रीब्यूशंस को जैसे जैसे डिसबर्स किया जाएगा लोन को, उस प्रकार से अपना जो कंट्रीब्यूशन उसका जिस पार्ट में उसका बना है कंट्रीब्यूशन उसे वो पे कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? प्रमोटर्स ब्रिंग सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर इक्विटी 40 to 50% अपफ्रंट एंड बैलेंस अबाउट इन स्टेजेस। वही चीज कह रहा है कि 40 to 50% वो जो अपना इक्विटी जो शेयर लगाता है वो, देखिए इसका जो लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में कैसे अप्रेज किया जाता है लोन को, जो अप्रेजल्स होते हैं उसमें से किस प्रकार से वो जो प्रमोटर्स का इक्विटी है उसके लिए बैंक किस प्रकार से फाइनेंस करती है, ये सारी चीजों को हमने डिस्कस कर लिया है। तो यही बताया जा रहा है कि जो कंट्रीब्यूशन उसके द्वारा प्रमोटर्स के द्वारा लाया जाएगा, तो जिस प्रकार से लोन का डिसबर्समेंट होता है, जिस जिस प्रोपोर्शन में होगा उस प्रोपोर्शन में वो भी अपना लाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। लैंडिंग अंडर कंसोर्टियम मल्टीपल एंड सिंडिकेशन अरेंजमेंट क्या होता है? कंसोर्टियम लैंडिंग क्या है, मल्टीपल बैंकिंग क्या होता है और सिंडिकेशन अरेंजमेंट क्या होता है, इसे हम बहुत अच्छे ढंग से समझने वाले हैं। बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, इसलिए ध्यान से समझिएगा। लैंडिंग अंडर कंसोर्टियम क्या होता है? In case of lending under consortium, two or more banks formally agree to provide loan to a borrower. यहां क्या होता है, दो या दो से ज्यादा बैंक क्या करता है, फॉर्मली एग्रीज, सहमति होता है दो या दो से ज्यादा बैंकों के बीच में, किस लिए, किसी एक बोरोवर्स को लोन देने के लिए। ठीक है, ये किसमें हम देख रहे हैं, कंसोर्टियम में देख रहे हैं। समझ में आ गया? This lending comes in a picture when
banks exceeds their exposure ceilings and also wants to diversify the risk perceptions for particular segment of borrower. Sometimes borrower prefer to take loans from more than one bank and not to depend on a single bank. ठीक है, तो वही कह रहा है कि देखिए किस केस में सबसे पहली बात है कि ये कंसोर्टियम का कॉन्सेप्ट आता क्यों है, क्यों ऐसा किया जाता है, दो या दो से अधिक बैंक मिल करके देते क्यों है लोन एक बोरोवर को। तो इसके लिए क्या आपने पढ़ा होगा, एक्सपोजर नॉर्म्स होता है बैंक का। एक्सपोजर नॉर्म्स क्या कहता है कि सिंगल बोरोवर और ग्रुप में यदि आप दे रहे हैं लोन, उसके लिए सीलिंग डिफाइन किया होता है जिससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं। यदि हम बात करें सिंगल बोरोवर्स की तो आपको पता होगा कि 20% है और आपका 25% है ग्रुप के केस में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब एक्सपोजर लिमिट बढ़ जाता है, किसी बोरोवर को बहुत ज्यादा बहुत हैवी अमाउंट में लोन देना होता है, तो वैसे केस में बैंक एक्सपोजर लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकता है। इस वजह से वो दूसरों बैंकों के साथ मिलकर देता है ताकि उसका कुछ पार्ट दूसरे बैंक क्या करते हैं, उसे देते हैं और कुछ पार्ट खुद देता है। ठीक है, तो इसलिए कंसोर्टियम का कॉन्सेप्ट आता है। दूसरी बात है कि बोरोवर अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग बोरोवर का जो रिस्क होता है वो अलग अलग होता है, इसलिए बैंक बहुत ज्यादा रिस्क नहीं एक जगह लेना चाहता है, इसलिए दूसरे बैंकों के साथ क्या है, फॉर्मली एग्रीमेंट करके और इस प्रकार के जो है सो लोन प्रोवाइड किया करते हैं। यदि बोरोवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बोरोवर क्या करता है, किसी एक बैंक पे डिपेंड ना होने की वजह होने के लिए दूसरे बैंकों को भी इन्वॉल्व करके और अपना बेटर फैसिलिटी लेने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया क्या, कंसोर्टियम लेंडिंग। और इसमें क्या देखा जाता है कि द कंसोर्टियम बैंक्स डिसाइड्स ऑन वन ऑफ द मेंबर्स एज अ लीड बैंक। उसमें जो एक मेंबर जो होता है वो लीड मेंबर के रूप में, लीड बैंक के रूप में काम करता है, और उसका काम क्या होता है कि हु नॉट ओनली अरेंजेज periodic meeting of the members bank but also takes lead in assessment, documentation, charge creation, monitoring of the accounts, etc. Charges created in this facility is परिपाशु चार्जेज। लीड बैंक जो होता है, मान लीजिए 3-4 बैंक मिल करके दे रहा है, तो उसमें एक बैंक होगा जो लीड बैंक होगा, बाकी काम करेगा। बाकी काम करेगा मतलब असेसमेंट करेगा कि प्रपोजल किस प्रकार से है, देना है कि नहीं देना है, डॉक्यूमेंटेशन करवाएगा, चार्ज क्रिएट करेगा सिक्योरिटी के, मॉनिटर करेगा लोन को, ये सारा काम करता है लीड बैंक। उसके और उसके लिए क्या करता है, जो परिपशु जो चार्जेज होते हैं, सॉरी जो चार्जेज होते हैं वो परिपशु के रूप में होता है। परिपशु चार्जेज कहने का मतलब जो भी सिक्योरिटी क्रिएट किया गया, जो चार्ज क्रिएट किया गया जिस सिक्योरिटी पर, वो जिस जिस प्रोपोर्शन में बैंक लोन प्रोवाइड करते हैं उस प्रोपोर्शन में वो सिक्योरिटी उसके लिए भी क्या होते हैं, क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, इसे बोला जाता है परिपशु चार्जेज। समझ में आ गया यहां तक? ये आपने समझ लिया कंसोर्टियम लेंडिंग क्या होता है। अब हम समझते हैं मल्टीपल बैंकिंग। मल्टीपल बैंकिंग में क्या होता है कि सेम है कि 2 और मोर बैंक्स प्रोवाइड्स फाइनेंस टू अ सिंगल बोरोवर। एक बोरोवर को 2 या 2 से अधिक बैंक देते हैं, लेकिन यहां जो अंतर होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। दोनों बैंक एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट नहीं किया हुआ रहता है, फॉर्मली एग्रीड नहीं होते हैं उस चीज के लिए। इंडिविजुअली वो किसी एक बोरोवर को 2 अलग अलग बैंक उसे क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक बैंक लोन प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे जो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है उसे मल्टीपल बैंकिंग बोला जाता है। देयर इज नो एनी फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन द बैंक्स। कुछ फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं होता है बैंक के बीच में। समझ में आ रहा है? बाकी आप सेम समझ सकते हैं जो आपका कंसोर्टियम एग्रीमेंट है उसके अनुसार से कंसोर्टियम बैंकिंग। समझ में आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत है इसमें? यदि दिक्कत नहीं है तो लास्ट हम लोग समझते हैं लेंडिंग अंडर सिंडिकेशन अरेंजमेंट। जो सिंडिकेशन के फॉर्म में दिया जाता है लोन, वो क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। देखिए ये तीनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है जब तक आप सही से इसे नहीं समझ लेते हैं। लगता है कि तीनों एक ही जैसा है, ठीक है, क्योंकि लगभग एक ही जैसा है, सिर्फ फर्क जो होता है यहां पे बैंकों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फर्क होता है। तो when 2 or more banks provides finance to a single borrower which is arranged by another bank for the borrowers, this arrangement is called syndication arrangement for financing। जब 2 बैंक, ठीक है, या 2 से अधिक बैंक जो भी है, वो किसी सिंगल बोरोवर को, यहां भी सिंगल बोरोवर को ही वो लोन दे रहा है, लेकिन यहां क्या हो रहा है कि एक जो पार्टी है, कोई पार्टी है, वो किसी बैंक के पास पहुंचती है, किसी बैंक के पास पहुंचती है, और वो पार्टी बैंक को क्या कहती है कि आप हमें लोन प्रोवाइड करवाइए किसी दूसरे बैंक से अरेंज करवा के या जहां से भी है। ठीक है,
तो ये बैंक क्या करता है कि दूसरे बैंक के पास जाता है, दूसरे बैंक के पास जाकर के सारी चीजों को वो अरेंज करता है इस बोरोवर के लिए, लेकिन खुद पार्टिसिपेट नहीं करता है उस एग्रीमेंट में। समझ रहे हैं? लोन खुद से उस बोरोवर को नहीं देता है, लेकिन दूसरों बैंक से लोन दिलवाने में हेल्प करता है। तो ऐसे अरेंजमेंट को सिंडिकेशन अरेंजमेंट बोला जाता है। बात समझ में आ गया? देखिए, लेकिन उसके लिए वो बैंक को क्या मिलता है? तो उस बैंक को मिलता है सर्विस चार्ज, ये लेता है, उससे चार्ज लेता है, जिसे सिंडिकेशन फी कहते हैं। ठीक है, ये उस बोरोवर से लेता है, और बोरोवर को क्या फायदा है कि बोरोवर को लोन मिल जाता है, बहुत ज्यादा उसे भटकना नहीं पड़ता है दूसरे बैंकों के पास। ठीक है, देखिए समझिए, अरेंजर बैंक इज, जो अरेंज करता है, मैंडेटेड बाय द बोरोवर टू अरेंज द फाइनेंस। अरेंजर बैंक को क्या है, जो बोरोवर है वो बोलते हैं कि हमें फाइनेंस प्रोवाइड करवाइए। अरेंजर बैंक डज नॉट पार्टिसिपेट इन फाइनेंसिंग, लेकिन खुद जो है वो बैंक उसे पार्टिसिपेट नहीं करता है लोन देने में। द लीड बैंक, जिसे अरेंजर बैंक कहेंगे, यहां लीड बैंक कौन होगा? अरेंजर, क्योंकि वही सारा काम कर रहा है। अप्रोचेज वेरियस बैंक विद द डिटेल्स, अपने डिटेल, जिस प्रकार का उसे लोन चाहिए, जो चीज है उसके पास, उसके आधार पे दूसरों बैंक के पास जाता है जो अरेंजर बैंक है, और उसे अप्रोच करता है दूसरे बैंकों को। दीज बैंक्स मीन्स, जो दूसरे बैंक हैं, दीज बैंक्स अप्रीज द प्रपोजल्स एज पर देयर पॉलिसीज एंड रिस्क एपेटाइट एंड टेक द डिसीजन। जो रिस्क है, जो प्रपोजल असेसमेंट की बात है, ये सारा कौन करता है? जिसके पास वो जाता है, जिस बैंक के पास। The lead bank does the liaison work and common terms and conditions of sanctions may be agreed in meeting of participating bank arranged by the lead bank. लीड बैंक क्या करता है? सारे बैंकों को एक साथ लाता है, मीटिंग करवाता है, और सारा टर्म्स एंड कंडीशन उसका जो है सो जो भी चीज है उसको रखता है। मतलब बैंक के फेवर में ये, सॉरी, बोरोवर के फेवर में ये सारी बातों को करता है, और उसके आधार पे उसे लोन दिलाने का काम करता है। For providing the services to borrower, the lead bank charges syndication fee from the borrower. अब उसके लिए क्या करता है? वो borrower से syndication fee चार्ज करता है। समझ में आ रहा है? तो समझ में आ गया, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि कंसोर्टियम की बात करें, मल्टीपल बैंकिंग की बात करें, और सिंडिकेशन अरेंजमेंट की बात करें, तो ये आपका क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आज के बाद इसे नहीं भूलना चाहिए आपको। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं लास्ट जो टॉपिक है आज का, उसके बारे में। एसटीपी और क्रेडिट अंडर राइटिंग इंजन, ये क्या होता है? तो बहुत ज्यादा इसमें नहीं समझना है, इसमें सिर्फ समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या होता है, और इससे ज्यादा इसमें नहीं करना है कुछ। एसटीपी की बात करें, इसका मतलब होता है स्ट्रेट थ्रू लोन प्रोसेसिंग। लेकिन नॉर्मल एसटीपी की सिर्फ, यदि ये तो हो गया स्ट्रेट थ्रू लोन प्रोसेसिंग की यदि बात करें, तो ये बैंकिंग टर्म में हो गया कि स्ट्रेट थ्रू लोन प्रोसेसिंग, ये बैंकिंग टर्म में। लेकिन एसटीपी का सिंपल मीनिंग क्या होता है? तो स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि एसटीपी इज व्हेन अ प्रोसेस इज स्पीड अप बाय यूजिंग ऑटोमेशन। जब खुद से कोई काम किया जाता है, खुद से काम कैसे होता है? तो आज के टाइम में कैसे होगा? कंप्यूटराइजेशन के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा, है ना? तो खुद से जब काम किया जाता है, स्पीड अप करवाया जाता है काम को ऑटोमेशन के द्वारा, खुद से जब होता है, तो इस प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है? एसटीपी बोला जाता है, स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग बोला जाता है। ठीक है, अब खुद से कहने के मतलब ऐसा नहीं कि 100%, उसमें से कुछ तो मैनुअल वर्क हो सकता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। ठीक है, एसटीपी स्ट्रीमलाइंस एंटरप्राइजेज एंड द whole business cycle by replacing physical and paper based task with digital version that can be automated। इसमें क्या है कि डिजिटल रूप में, पेपर बेस्ड नहीं होता है, ठीक है, फिजिकल नहीं होता है, इसको रिप्लेस किया जाता है। फिजिकल वर्क को, पेपर बेस्ड वर्क को रिप्लेस करके डिजिटल फॉर्म में ये काम जो किया जाता है, ऑटोमेटेड जो वर्क होता है, इस प्रोसेस को ही बोला जाता है एसटीपी, स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग। समझ में आ रहा है? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एसटीपी इज टू डिक्रीज ट्रांजेक्शन टाइम एंड ह्यूमन एरर। और ऐसा क्यों होता है? सबसे पहली बात है कि समय कम लगे, गलतियां कम हो, ये सारी चीजों को क्या है कि करने की वजह से, करने के लिए एसटीपी यूज किया जाता है, ऑटोमेटेड, सॉरी, स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग। ये बात समझ में आ गई आपको कि नॉर्मल स्टेप एसटीपी का मतलब क्या होता है। अब यदि हम बैंकिंग टर्म्स में बात करें, इंपॉर्टेंस ऑफ एसटीपी इन बैंकिंग सिस्टम इज मच वाइडर।
इट मिटिगेट्स, क्या करता है, रिस्क को कम करता है, मिटिगेट रिस्क, प्रिवेंट ओमिशंस एंड कमीशंस ऑफ एरर, जो एरर किया जाता है एम्प्लॉयज के द्वारा उस कम इसमें होते हैं। कमीशन और ओमिशंस है ना, जो आपका बहुत ऐसी चीजें हैं जो मैनुअल वर्क करते हैं, बहुत सारी चीजों आप मिट जाता है, कुछ पता नहीं चलता है, खुद से गलतियां करते हैं, क्लरिकल एरर होता है, ये सारी चीजों को एसटीपी के द्वारा क्या किया है, दूर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एसटीपी के द्वारा यदि आप काम करते हैं तो गलतियां नहीं होती है, गलतियां तब होती है जब आप इनपुट ही गलत देते हैं उसे, ठीक है, तब गलतियां ज्यादा होती है। It saves the time and helps in providing better customer service through efficient turnaround time. ये समय बचाता है और और क्या है कि सही वर्क करता है। दूसरी बात है कि ये टर्न अराउंड टाइम को भी क्या करता है, कम करता है। टर्न अराउंड टाइम मतलब क्या होता है कि एक काम पूरा करने के लिए जो समय लगता है उसको भी वो क्या करता है, कम करता है। समझ में आ रहा है? इन केस ऑफ फाइनेंसिंग एसटीपी स्ट्रेट थ्रू लोन प्रोसेसिंग और अंडर राइटिंग इंजन जिसे बोला जाता है, इसी को बोला जाता है अंडर राइटिंग इंजन, मेक्स द बैंकर टू प्रोवाइड बेटर कस्टमर सर्विसेज। तो समझ में आ गया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इस चैप्टर में। बहुत छोटा चैप्टर था, बहुत आसान चैप्टर था, अच्छे ढंग से आप जरूर इसे समझे होंगे। यदि नहीं समझ आया तो दोबारा वीडियो को देखिए, कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं समझने में इसमें, ठीक है, कुछ है ही नहीं, क्योंकि इस सब चीज को पहले भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यदि अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट चैप्टर का जो वीडियो लाने वाला हूं वो भी आपको पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए, ठीक है। थैंक यू।